जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों आज झारखंड हिंदी सीरीज का एक है, ठीक है, जिसमें आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है साथियों, इसमें आपका पद गद्यांश भी रहेगा, ठीक है, गद्यांश के 5 क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड हैं और 45 क्वेश्चन जो अन्य बनेंगे वो भी हैं। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के इस झारखंड सीरीज में आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाला है और झारखंड सीरीज का पहला यह वीडियो है। ठीक है साथियों, इसमें आपको टोटल जितने क्वेश्चन आते हैं हिंदी पेपर 2 में झारखंड पुलिस कांस्टेबल में, वो पूरे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मानिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए साथियों। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, लड़का बीमार है, पढ़ने नहीं आया। यहाँ पे बीमार है के बाद डैश डैश कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डैश डैश कर लीजिएगा। लड़का बीमार है, पढ़ने नहीं आया, कदाचित होगा, इसलिए होगा, इससे होगा, क्योंकि होगा, क्या होगा। लड़का बीमार है, कदाचित पढ़ने नहीं आया, या फिर लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया, या लड़का बीमार है इससे पढ़ने नहीं आया। तो कौन सा ऑप्शन रखने पे एकदम सटीक सेंटेंस हो जाएगा। तो साथियों लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया, तो इसलिए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, देखिए उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु इसलिए अव्यय शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। पूरा वाक्य इस प्रकार है, लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए आपका एकदम परफेक्ट शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। हिंदी से संबंधित है, संस्कृत से संबंधित है, तमिल से है, या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार और 8वीं अनुसूची की सभी जो 22 भाषाएं हैं उससे संबंधित है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साथियों संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं से है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं के किसी विख्यात साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक एवं उपन्यासकार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तब वहां अलंकार होगा। तब वहां कौन सा अलंकार होगा। रूपक होगा, यमक होगा, संदेह होगा, या फिर विभावना अलंकार होगा। तो साथियों वहां पे कौन सा अलंकार होगा। तो वहां पे संदेह अलंकार होगा। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तब वहां पे संदेह अलंकार होगा साथियों। ठीक है, जब किसी वस्तु के विषय में सादृश्य मूलक संशय पूर्व ज्ञान उत्पन्न हो तो वहां संदेह अलंकार होता है। इस अलंकार में यह निश्चय नहीं हो पाता है कि सारी के बीच नारी है अथवा नारी के बीच सारी है। ठीक है, तो ये बात है, इसलिए यहां पे संदेह अलंकार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है साथियों। सोरठा और रोला, दोहा और रोला, दोहा और चौपाई, दोहा और सोरठा। तो कुंडलिया छंद जो है किन दो छंदों से मिलकर बनता है। तो साथियों दोहा और रोला। ठीक है, दोहा और रोला से मिलकर बनता है कुंडलिया। कुंडलिया छंद दोहा और रोला छंदों से मिलकर बनता है साथियों। इसमें क्या होता है, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। कितने, 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोहा और रोला से मिलकर बनता है कुंडलिया। कुंडलिया छंद दोहा और रोला छंदों से मिलकर बनता है। इसमें 6 चरण और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थाई भाव है। रति है, शोक है, निर्वेद है, विस्मय है। तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। तो साथियों निर्वेद आपका राइट आंसर होगा। शांत रस का जो अस्थाई भाव होगा वो निर्वेद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी का चयन करिए। ठीक है, बी का आप चयन कर सकते हैं, कोई त्रुटि नहीं। देखिए सेंटेंस है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
इसमें कौन सी त्रुटि है ये बताना है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो साथियों यहाँ पे लोकतांत्रिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो होगा आंसर वो सी होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक नहीं लोकतांत्रिक देश है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध होगा। तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश नहीं। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। ठीक है, देखिए भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यह वाक्य शुद्ध है। प्रश्नगत वाक्य के विकल्प सी लोकतांत्रिक देश के स्थान पर लोकतांत्रिक होना चाहिए, माने कि लोकतांत्रिक होना चाहिए लोकतांत्रिक के जगह पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे य र कर लीजिएगा। मजदूरों की बस्तियों में, उसके बाद य र ल व कूट भाषा में आंसर करना है। तो चलिए कूट भाषा में आंसर करते हैं। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से यहाँ वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो सेंटेंस बिल्कुल सटीक बैठा। तो अब आइए देखते हैं पहले क्या किया, पहले कौन कौन सा लिए। मजदूरों की बस्तियों में, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हमने लिया र को, देखिए व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, फिर हमने लिया व को, र लिया, व लिया, तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं, फिर ल ले लिया, और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से, फिर यह वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो र व ल य लेने पे सटीक सेंटेंस बनेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो बनेगा र व ल य, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए आप उचित क्रम देख लीजिए। वाक्य का उचित क्रम इस प्रकार है, मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अगला प्रश्न है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, योजक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्ध विराम है। तो आना जाना में कौन सा विराम चिन्ह होगा? तो साथियों योजक चिन्ह, योजक चिन्ह होगा। और योजक चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, डैश के रूप में। तो योजक चिन्ह ये होता है, इसका सही रूप आना जाना ऐसे होगा, आना जाना के बीच में डैश लगा रहेगा। ठीक है, देखिए सही रूप कैसा होगा, ये आना जाना इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षुद्र का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? क्षुद्र, क्षुद्र, छद्र या शूद्र? तो शूद्र का शुद्ध रूप बताना है, क्या होगा? तो साथियों शूद्र ऐसे लिखा जाता है, ये शूद्र। ठीक है, तो कहां पे लिखा हुआ है? तो शूद्र एक में बड़ी की मात्रा कर लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, शूद्र इस तरीके से लिखा जाएगा। ये बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है। शूद्र का जो शुद्ध रूप है शुद्ध होता है, जैसे सूर्य सूर्य, मुनि मुनि, तिथि का तिथि होगा, अधीन अधीन लिखा जाता है, आशीर्वाद का आशीर्वाद, अनाधिकार का अनधिकार होता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो शुद्ध वाक्य चयन करना है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है वाह कितना सुंदर दृश्य है। जब यहाँ पे विस्मयादि बोधक शब्द के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पे लगाने की क्या जरूरत है? कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह तो है, शब्द है नहीं, तो ये बिल्कुल अशुद्ध है। यहाँ पे बिल्कुल सही है, वाह विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, और यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं लगा हुआ और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ये सब गलत है। बाकी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो। और वाक्य क्या है? बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, ज्यों ही बच्चा दौड़ा वह मेरे पास आया, जैसे ही बच्चा दौड़ा वैसे ही मेरे पास आया,
और बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। आपको ये बताना है कि संयुक्त वाक्य में इसको बदलना है, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया। तो बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, और जो है यहाँ पे और लगाने से यह जो आपका वाक्य होगा वो संयुक्त वाक्य में बदल जाएगा। तो बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, उक्त सरल वाक्य का संयुक्त सरल वाक्य में रूपांतरण इस प्रकार होगा, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यहाँ पे साथियों संकेतवाचक वाक्य है, क्योंकि संकेत दिया जा रहा है अगर पानी नहीं बरसेगा तो आपका धान सूख जाएगा। तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यह संकेतवाचक वाक्य है, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है। तो पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पीताम्बर में अगर मैं विग्रह करूं तो पीला है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है। ठीक है, श्री कृष्ण की बात हो रही है, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ अन्य पद की प्रधानता हो रही है। जब दोनों पद अप्रधान हो और कोई अन्य पद माने तीसरा पद प्रधान हो तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कठपुतली में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। बताइए कठपुतली में कौन सा समास है? तो साथियों यहाँ पे कठपुतली में संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है। ठीक है साथियों, तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। पहला आप जानिए कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, और तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, और चौथा अपादान तत्पुरुष, और पांचवा संबंध तत्पुरुष, तथा छठवां अधिकरण तत्पुरुष। और कठपुतली की मैं बात करूं, कठपुतली तो साथियों अगर मैं विग्रह करूं तो काठ धन पुतली होता है। ठीक है, काठ धन पुतली का विग्रह जो होगा काठ की पुतली है, इसमें संबंध तत्पुरुष होगा क्योंकि की लगा हुआ है। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष आपका राइट आंसर होगा। ये देख लीजिए, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। कठपुतली काठ प्लस पुतली का विग्रह काठ की पुतली है, इसमें संबंध तत्पुरुष है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पदों को अलग करने को साथियों विग्रह कहा जाता है। ठीक है, विग्रह आपका राइट आंसर होगा। समास के पदों माने समासिक पदों को अलग करने को विग्रह कहते हैं। जैसे पीताम्बर समास है, पीत है अंबर जिसका विग्रह है। ठीक है, विग्रह करने पर पीत है अंबर जिसका ये आपका विग्रह होगा, बाकी पीताम्बर समास है। अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, या इनमें से कोई नहीं? तो यशोदा में जो प्रयुक्त संधि है वो कौन सी है? तो साथियों यहाँ पे विसर्ग संधि होगा। ठीक है, विसर्ग संधि होगा। अगर इसका विच्छेद हम करेंगे तो होगा यशः, यशः धन दा, यशः धन दा होता है। यदि किसी अकारांत शब्द के अंत में, यदि किसी अकारांत शब्द के अंत में विसर्ग हो, जैसे मनः धन, मनः हो गया, यशः हो गया, और उससे परे अस्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या कोई अन्य कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो विसर्ग का साथियों ओ हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग आपका राइट आंसर होगा। देखिए हम आपको दिखाते भी हैं, यशोदा में विसर्ग संधि है, इसका विच्छेद यशः धंधा होता है। ये देखिए, यदि किसी अकारांत शब्द के अंत में विसर्ग हो, जैसे मनः यशः, और उससे परे अस्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर साथियों ओ हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये विसर्ग संधि का एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें
गुण संधि का भी डाउट में लोग आंसर कर सकते हैं, तो ध्यान से संधि को करिएगा। अगला प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद है साथियों, प धन अवन, प धन वन, पो धन अन, पौ धन अन। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों पो धन अन होगा। पवन का अगर संधि विच्छेद मैं करूं तो होता है पो धन अन, ठीक है, पो धन होता है। इसमें अयादि स्वर संधि है। कौन सी संधि? अयादि स्वर संधि। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और जो संधियां होती हैं, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो प्रत्यय रहित शब्द बताना है, तो दुर्गुण आपका राइट आंसर होगा। दुर्गुण जो है प्रत्यय रहित शब्द है, क्योंकि दुर्गुण में दुर उपसर्ग है। दर्शनीय में, ठीक है, दर्शनीय में दृश्य धातु अनीय प्रत्यय है। भिक्षुक में, इसमें भिक्षुक में भिक्ष धातु उक प्रत्यय है यहाँ पे। और कर्तव्य में कृ धातु है और तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तव्य प्रत्यय का, ठीक है। तो दुर्गुण आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए दुर्गुण जो है, दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है, क्योंकि दुर्गुण में दुर उपसर्ग है, दर्शनीय में दृश्य अनीय उपसर्ग है, और भिक्षुक में उक प्रत्यय है, और कर्तव्य में तव्य प्रत्यय है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान में उपसर्ग नहीं है। इसमें मिल शब्द में आन प्रत्यय का प्रयोग किया गया, ठीक है। मिल शब्द में आन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तब जाके ये मिलान बना है। तो यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसमें प्रत्यय है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी सब में आपका उपसर्ग होगा। किसमें कौन सा उपसर्ग होगा? सुपुत्र में, सुपुत्र में सु उपसर्ग है, ठीक है। और अधर्म में अ उपसर्ग है, और सुकर्म में सु उपसर्ग है, ठीक है। मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है। इसमें मिल शब्द में आन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जबकि सुपुत्र में सु उपसर्ग, अधर्म में अ उपसर्ग तथा सुकर्म में सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? किसी का धन, आसान फरामोश, एहसानमंद, कृतज्ञ। तो कृतघ्न का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है, यह बताना है। तो एहसान फरामोश, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एहसान फरामोश का अर्थ होता है किसी का किया हुआ एहसान या उपकार भूल जाने अथवा न मानने वाला, अर्थात कृतघ्न होता है, ठीक है। किसी के द्वारा किया हुआ एहसान या उपकार भूल जाना ही क्या कहलाता है, या फिर एहसान को न माने, समय बीत जाए, आज वो खड़ा था, कल वो उबर गया तो भूल गया उसके एहसान को, तो उसी को कहते हैं कृतघ्न, ठीक है। कृतघ्न व्यक्ति है ये। तो एहसान फरामोश का अर्थ होता है किसी का किया हुआ एहसान या उपकार भूल जाने अथवा न मानने वाला को ही हम कृतघ्न बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है ओटना और औटना का अर्थ है। क्या अर्थ है ओटना और औटना? तरफ और तथा, सोना और सुलाना, बिनौले अलग करना और खिलौना, तरफ और लौटना। तो ओटना और औटना का जो अर्थ होता है वो बिनौले अलग करना और खौलना। औटना मतलब कहते हैं औट दो, तो माने खौलना, खौल दो। बिनौले अलग करना, ठीक है। ओटना का जो हिंदी में अर्थ होता है साथियों, कपास से बिनौले अलग करना होता है। और औटना, इस औटना का जो अर्थ होता है वो खौलना, जैसे दूध, रस या किसी तरल पदार्थ को आंच पर चढ़ाकर गाढ़ा करना होता है, ठीक है। कहते हैं ना थोड़ा सा खौला दो, तो वही, चाहे वो दूध हो या रस हो, कोई भी तरल पदार्थ हो, आंच पर चढ़ाकर गाढ़ा करना ही औटना होता है। और ओटना कपास से बिनौले अलग करना होता है। ओटना का हिंदी में अर्थ कपास से बिनौले अलग करना होता है। औटना का अर्थ खिलौना, दूध, रस या किसी तरल पदार्थ को आंच पर चढ़ाकर गाढ़ा करना होता है। अगला प्रश्न है कच्छ का अर्थ है कमरा, कांच, कमरा या फिर किनारा,
कमरा तांबा, कमरा कांख। तो कच्छ का अर्थ होता है, क्या होता है? तो कमरा और कांख जो है कच्छ का अर्थ होता है। कच्छ संस्कृत भाषा का कच्छ जो है संस्कृत भाषा का संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। कमरा, कांख, कछार, सूखी घास, खौरी, नाव का एक भाग इत्यादि कच्छ के अर्थ हैं। ठीक है, कच्छ संस्कृत भाषा का संज्ञा पुल्लिंग शब्द है, जिस कमरा, कांख, कछार, सूखी घास, कखौरी, नाव का एक भाग इत्यादि कच्छ के अर्थ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात देना, नजर करना, भेंट करना, नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। तो गलत सुमेलित कौन सा है? तो साथियों, नजर पर चढ़ना, आंख बचाना, यह आपका गलत सुमेलित है। नजर पर चढ़ना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो संदेह होना या पसंद आना होता है। ठीक है, नजर पर चढ़ना या फिर कह सकते हो संदेह होना या फिर पसंद आना होता है। ठीक है, बाकी विकल्प आपके बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? वाचाल खग, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, बोलने में सक्षम खग, बड़ा भाषाविद। तो खग जाने खग की भाषा माने सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ होता है। ठीक है, आइए कुछ और अन्य लोकोक्ति का अर्थ समझते हैं। जैसे एक पांव के बर्तन सब एक जैसे, एक टकसाल के ढले यानी सब एक जैसे, और गिरहट का भाई गठकट सभी दृश्य एक जैसे होते हैं। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, माने दोनों एक ही जैसे। ठीक है, तो ये कुछ लोकोक्तियां थी। जो अगला प्रश्न है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, उसे हम व्याकरण कहते हैं, जो व्याकरण अच्छी तरीके से जानता है यानी व्याकरण का ज्ञाता। ठीक है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जिसकी 4 भुजाएं हों, जिसके 4 आनन हैं, 4 युगों का समूह, 4 वर्णों का समूह। तो क्या होता है चतुर्भुज? चतुर्भुज का जो उपयुक्त वाक्य है वो क्या होता है? तो साथियों, जो उपयुक्त वाक्य होगा जिसकी 4 भुजाएं हों उसी को हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चतुर्भुज शब्द के लिए जिसकी 4 भुजाएं हों, यही वाक्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? मुलायम, अभद्रता, साधारण, विनीत। तो नम्रता का समानार्थी शब्द तो विनीत आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नम्रता का समानार्थी विनीत होता है। अगला प्रश्न है, सौम्य शब्द का विलोम है सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। सौम्य शब्द का विलोम, तो सौम्य शब्द का जो विलोम होगा वो उग्र होता है। सौम्य शब्द का विलोम जो होता है वो उग्र होता है। और दुर्भाग्य शब्द का जो विलोम होता है वो सौभाग्य होता है। मित्र शब्द का विलोम शत्रु होता है और दुराशय का सदाशय होता है विलोम शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है, थोक का विलोम है फुटकर, अथो, अलग, इकट्ठा। तो जो थोक का विलोम होता है वो होता है फुटकर। ठीक है, थोक और फुटकर विक्रेता अक्सर दुकानों में लिखा रहता है। थोक शब्द का जो विलोम फुटकर होता है, अन्य विकल्प सही नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची है भूधर, मीन, वृंद, विहग। तो पक्षी का जो पर्यायवाची है वो क्या है? तो विहग आपका राइट आंसर होगा। पक्षी का पर्यायवाची विहग है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची हैं खग, पखेरु, परिंदा, अंडज आदि। भूधर पर्वत और मीन मछली के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कमल का पर्यायवाची है अंबर, दिनकर, नीरज, पुष्प। तो कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो
नीरज आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कमल के पर्यायवाची जो हैं वो नीरज, पंकज, अंबुज, अरविंद, सरोज, नलिन, उत्पल, इंदिवर, कुवलय, पद्म, तामरस इत्यादि हैं। अंबर आकाश का, दिनकर सूर्य का तथा पुष्प जो है वो फूल का पर्यायवाची है। ठीक है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है, संकर है। तो गड़बड़ घोटाला जो है वो आपका देशज शब्द है। ठीक है, गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। आइए थोड़ा डिटेल समझते हैं। गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है जिन शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता एवं बोलचाल की भाषा में स्वतः निर्मित होते हैं, उन्हें हम देशज या देशी शब्द कहते हैं। अन्य देशज शब्द इस प्रकार हैं: आसपास, झिलमिल, झुग्गी, झाड़, काका, बाबा, लाला, पोंपो, फुसुर फुसुर, तोंद, डकार, डिबिया, खर्राटा, धक्का, खटपट, जगमग, टक्कर, ठक ठक, सरसर, चपटा, ये जितने शब्द हैं, ठीक है, आदि, टोटी, भड़ास, हिचकी, भोंदू, झनका, टोटी, खचाखच, तो ये सब क्या हैं? देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न है, पक्ष का तद्भव रूप है पंछी, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का जो तद्भव रूप होगा वो होगा पंख होगा। ठीक है, पंख आपका राइट आंसर होगा। पक्ष जो है तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पंख होता है। तद्भव शब्द पंछी का तत्सम रूप पक्षी होता है। अगला प्रश्न है, आहा। आप आगे वाक्य में आहा शब्द है संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है। तो जो आहा है वो कैसा शब्द है? तो आहा जो है वो आपका अव्यय शब्द है। आहा, आप आ गए इस वाक्य में, आहा अव्यय शब्द है। यह विस्मयादि बोधक अव्यय का भेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। नाम धातु, द्विकर्मक क्रिया, प्रणार्थक या कृदंत। तो आपको क्रिया के भेद वाला सही विकल्प बताना है। कौन सी क्रिया है? दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो साथियों यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी क्योंकि दीपा ने गाय को चारा खिलाया। यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगा क्योंकि यहाँ पे 2 कर्म है, गाय को और चारा। ठीक है, एक तो गाय को खिलाया और चारा खिलाया, तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इस वाक्य में 2 कर्म है, गाय को और चारा, अतः इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, 4, 5 या फिर 2? तो विशेषणों में तुलना के आधार पर अगर बात करें तो 3। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? एक होता है मूलावस्था, और एक होता है उत्तरावस्था, और एक होता है उत्तमावस्था। ठीक है, उत्तमावस्था। मूलावस्था के जो उदाहरण हैं जैसे उच्च, अधिक, ये मूलावस्था है, मूल रूप में है। उत्तरावस्था, अगर उत्तरावस्था है, रा आना है तो इसमें रा आपको जोड़ना है, उच्चतर, अधिकतर। ठीक है, र जोड़ना है लास्ट में। और उत्तमावस्था में माँ आ रहा है ना, उत्तमा, तो यहाँ पे माँ आ रहा है तो आपको लास्ट में माँ ही जोड़ना है, जैसे उच्चतम, अधिकतम, इस तरीके से। ठीक है, देखिए तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक मूलावस्था, मूलावस्था के जो उदाहरण हैं वो उच्च हुआ, अधिक हुआ, ये मूल रूप हैं। ठीक है, उच्च और अधिक। फिर उत्तरावस्था, उत्तरावस्था के जो उदाहरण हैं उच्चतर और अधिकतर, र जोड़ दिया गया है। और उत्तमावस्था में देखिए अगला जो प्रकार है, 3 अवस्थाएं होती हैं, तो अगला जो उत्तमावस्था है उसके जो उदाहरण है उच्चतम और अधिकतम। ठीक है, तो इसमें माँ जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है, आपकी सब राह देख रहे हैं, मोटे छपे शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो मोटा छपा शब्द आप है यहाँ पे। ठीक है, आप कर लीजिएगा। आपकी सब राह देख रहे हैं, यहाँ पे मोटे छपे शब्द में कौन सा सर्वनाम, माने आप में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम है? तो साथियों यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, बधू बधुएं। तो
कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो साथियों डिबिया डिबिए, डिबिया होता है, ठीक है, डिबिया, यहाँ पे डिबिया चंद्रबिंदी होता तो बिल्कुल सही हो जाता। तो जोड़ा सही नहीं है, तो आपका यही सही नहीं है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बाकी सारे सही हैं। वचन बदलिए, लड़कियां हैं तो इसका एक वचन बताना है, क्या होगा? लड़की होगा, लकड़ी होगा, लड़का होगा या लड़के होंगे, क्या होगा? तो लड़कियां हैं तो इसका लड़की होगा, सीधी सी बात है, लड़की लड़कियां। लड़कियां का एक वचन लड़की होगा। इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत्य ई को हर्ष का कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात अंतिम ई या ई को इया कर देने से बहुवचन बनता है, जैसे नारी नारियां, नीति नीतियां, तिथि और तिथियां, ठीक है। अगला प्रश्न है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरिन, ठाकुरी। तो ठाकुर शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा साथियों वो होगा ठकुराइन होगा, ठीक है, ठकुराइन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं? तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं जहां पे गुण दोष दशा आदि का बोध होता हो, ठीक है, वहां पे भाववाचक संज्ञा होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, समझ आदि, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? य, श, ल, झ। तो कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो जो ल है वो व्यंजन पार्श्विक है, ठीक है, और य और व ये अर्धस्वर है। ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है, और जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और झ जो है आपका तालव्य, सघोष और महाप्राण के अंतर्गत आता है, और श जो है तालव्य, अघोष और महाप्राण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण ये आपको आने चाहिए और उच्चारण स्थान भी साथ साथ आने चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त व्यंजन है स्र, ब, भ, श। तो स्र जो है आपका संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन कैसे है कि इसमें दो व्यंजनों के जुड़ने से ये बना है संयुक्त व्यंजन। अब स्र किससे किससे बना है? आधा सीटी वाला श प्लस र से मिला है तब जाके ये बना है श्र, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वर किसका भेद है? संधि, समास, वर्ण, लिंग। तो स्वर किसका भेद है? तो साथियों वर्ण, स्वर जो है वर्ण का भेद है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर तथा व्यंजन, ठीक है। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, किंतु यदि केवल स्वर की बात की जाएगी तो यह वर्णों के विभाजन का ही अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे द्वारा यह काम हुआ वाक्य में कारक है, कारक बताना है, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक और करण कारक। तो कारक की संख्या 8 होती है, तो बताइए कौन सा कारक होगा? मेरे द्वारा यह काम हुआ के द्वारा, किसी के द्वारा यह काम होता है तो वहां पे करण कारक होता है साथियों, ठीक है, तो यहाँ पे करण कारक होगा। अब इस सेंटेंस को आप पहले गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो क्षीण काय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है, यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये था आपका पूरा सेंटेंस गद्यांश। अब इस गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देने हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को आंसर देना है, ठीक है। तो ये गद्यांश था। अब इसका
आंसर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महान आत्मा का स्वामी कौन है। तो महान आत्मा का स्वामी कौन है अभी आपने पढ़ा, उस महान आत्मा को हमारा प्रणाम है। तो वो महान आत्मा का स्वामी कौन है साथियों, तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा बात हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी होगा। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी महान आत्मा के स्वामी थे। ये आपका फिर से गद्यांश है, ये गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस गद्यांश को ही पढ़कर क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधी जयंती कब मनाते हैं। तो गांधी जयंती कब मनाते हैं, गद्यांश जब आप पढ़े रहेंगे तो उसमें लिखा है यह प्रतिवर्ष गांधी जयंती, यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिवर्ष कितना 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो गद्यांश में पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 2 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू व महात्मा गांधी से भी संबोधित किया जाता है, के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो विश्व अहिंसा दिवस माने 2 अक्टूबर। फिर आपको गद्यांश पढ़ना होगा, गद्यांश पढ़ेंगे उसके बाद फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्षीणकाय का अर्थ है, क्षीणकाय का अर्थ है क्या है। देखिए ये गद्यांश हो गया। क्षीणकाय का अर्थ पूछा है क्या होगा, लंबा शरीर होगा, मोटा शरीर होगा, दुबला पतला शरीर और चौड़ा शरीर। तो यहाँ पे क्षीणकाय का जो अर्थ होगा वो होगा दुबला पतला शरीर। ठीक है, गद्यांश पढ़ेंगे तो वहाँ पे दुबला पतला शरीर होगा। देखिए ये है आपका गद्यांश। तो फिर आपको गद्यांश पढ़ना है और फिर अगले प्रश्न का उत्तर देना है। तो सत्य और अहिंसा के हथियार थे, सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे, ये प्रश्न पूछा गया है। अब आपको बताना है किसके हथियार थे। तो इस पूरे गद्यांश में किसकी बात हुई है, गद्यांश में न नेहरू जी का नाम आया हुआ है, न नाथूराम गोडसे, न सरदार पटेल, न गांधी जी। तो इन 4 ऑप्शनों में किसका नाम आया है गद्यांश में, तो गांधी जी के ही विषय में सारी बात बताई गई है। तो यहाँ पे सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे, गांधी जी के। ठीक है, और वैसे भी गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी, उस महात्मा को हमारा प्रणाम है, ये लास्ट वाली लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो गांधी जी आपका राइट आंसर होगा। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, गद्यांश आपको पढ़ना है। गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गद्यांश एक दिया रहेगा उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि SSC GD वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के। तो गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य किसमें लिखे जाएंगे, गद्यांश है, गद्यांश आप लोग पढ़ेंगे 1-2 बार, उसके बाद उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो प्रश्न है गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य किसमें लिखे जाएंगे, इतिहास में, स्वर्णाक्षरों में, संविधान में, पुस्तकों में। गद्यांश आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ 4वीं लाइन में 5वीं लाइन में लिखा है वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। तो स्वर्णाक्षरों में किसके द्वारा किसमें लिखे जाएंगे, तो गांधी जी के द्वारा स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। स्वर्णाक्षरों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नए भारत के निर्माण में जो कार्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए हैं वे स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। तो स्वर्णाक्षर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे आपके टोटल 50 क्वेश्चन झारखंड पुलिस में पूछे गए, जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होगा उसमें 50 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।